गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हितोपदेश के 36 श्लोक से लेकर 42 श्लोक तक पढ़ेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। प्रस्तुत श्लोक सुप्रसिद्ध नीति कथा के ज्ञाता नारायण पंडित जी द्वारा रचित हितोपदेश की प्रस्ताविका से उद्धृत है। अवतरणिका में लिखोगे, राजा सुदर्शन अपने अशिक्षित पुत्रों को ज्ञानी व बुद्धिमान बनाने के लिए भाग्य को ही बलवान नहीं मानता है, अपितु प्रयत्न व परिश्रम को भी महत्वपूर्ण मानते हुए सोचते हैं। वो कहते हैं कि उद्यमेन परिश्रम करने से, मेहनत करने से निश्चित रूप से कार्याणि सभी कार्य सिद्ध्यन्ति सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। मनोरथई मन में विचार करने से न अर्थात नहीं होते हैं ही, क्योंकि सुप्तस्य सोते हुए सिंहस्य शेर के मुख में मृगः कोई जानवर, मृग रूढ़ शब्द है कि मृग वैसे तो हिरण को कहते हैं, लेकिन इसके मृग सभी पशुओं के लिए भी आ जाता है। स्वयं जानवर न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। प्रयत्न करने पर, परिश्रम करने पर निश्चित रूप से सभी कार्य सिद्ध्यन्ति सफल हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। न मनोरथ ही, केवल मन में विचार करने से ऐसा संभव नहीं है, अर्थात कार्य सफल नहीं होते ही। सुप्तस्य सिंहस्य, क्योंकि सोते हुए शेर के मुखे मृगा न प्रविशन्ति, सोते हुए शेर के मुख में अपने आप से कोई जानवर प्रवेश नहीं करता है। भाव है कि सिंह यद्यपि शक्तिशाली होता है, वह जंगली जानवरों को मारकर खाता है, परंतु इसके लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि शेर सोता रहे और जंगली जानवर उसके मुख में अपने आप ही आकर प्रवेश कर जाए और वो कहे कि मुझको खा ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए संसार में जितने भी कार्य हैं वे सभी प्रयत्नपूर्वक ही संभव होते हैं, केवल मन में विचार करने से कार्यों की पूर्ति नहीं होती है। मातृ पितृ कृताभ्यासो गुणिताम एति बालका न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। माता पिता कृत के द्वारा शिक्षित किया गया, अभ्यास मतलब शिक्षित किया गया, अभ्यासित किया गया बालक गुणिताम गुणवान चतुर एति प्राप्त हो जाता, ऐसा हो जाता है। गर्भच्युति मात्रेण, एकमात्र गर्भ से निकलने पर पुत्र पंडितः न भवति, पंडित अर्थात विद्वान। यहाँ पर पंडित से तात्पर्य, बार बार पंडित आता है तो पंडित से तात्पर्य कि शर्मा या भारद्वाज या ऐसा करने से, ऐसी जाति होने से पंडित नहीं होता। पंडित कहते हैं विद्वान को, ज्ञानवान को, बुद्धिमान को। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि माता पिता के द्वारा शिक्षित किया गया बालक ही गुणवान हो जाता है, एकमात्र गर्भ से निकलने पर पुत्र विद्वान नहीं हो सकता। भाव है कि माता पिता बच्चे को पैदा करते हैं, परंतु उसे पैदा करने मात्र से वह बच्चा शिक्षित हो जाए, ज्ञानी हो जाए, गुणवान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि माता पिता उसकी शिक्षा का पूर्ण प्रबंध करते हैं, उसे अच्छी शिक्षा देते हैं, तभी वह विद्या का ज्ञाता या विद्वान बनता है। अतः राजा भी सोचता है कि मुझे भी अपने पुत्रों की शिक्षा का समुचित प्रबंध करना चाहिए, जिससे ये गुणवान और विद्वान बन सके। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। येन बाला न पाठित, येन अर्थात जिस माता पिता के द्वारा अपने बालक को न पाठित है, नहीं पढ़ाया गया है, उसको शिक्षित नहीं बनाया गया है। माता, उसकी माता शत्रु के समान है, पिता वैरी के समान है, और सभा मध्य, सभा के बीच में वह न शोभते, उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता है। यथा, जिस प्रकार से हंस मध्य बका, हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है।
वही है कि राजा सुदर्शन सोच रहे हैं कि वह पुत्रों की अशिक्षा में माता पिता को भी दोषी मानते हैं। प्रस्तुत श्लोक में वो माता पिता को भी दोषी मानते हैं अगर पुत्र विद्वान नहीं है तो। वो कहते हैं कि जिस माता पिता के द्वारा अपने बालक को नहीं पढ़ाया जाता है उसकी माता शत्रु के समान है, पिता वैरी के समान है, और वह बालक सभा के बीच में उसी प्रकार से शोभा नहीं पाता जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला शोभायमान नहीं होता। माता पिता का क्या कर्तव्य होता है कि वे अपनी संतान को शिक्षित बनाएं, पढ़ाएं लिखाएं। यदि माता पिता संतान को शिक्षित नहीं बनाते, वे माता पिता भी शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि वे बालक संपूर्ण जीवन में अनपढ़ या असभ्य ही रह जाता है। जिस प्रकार हंसों में बगुला सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार से अशिक्षित व्यक्ति भी समाज में सम्मान प्राप्त नहीं करता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः। रूप सुंदरता, यौवन नव युवावस्था, विशाल कुल संभवा बहुत ऊंचे विशाल ऊंचे बड़े वंश में पैदा होकर भी विद्याहीना विद्या या शिक्षा से हीन न शोभनते सुशोभित नहीं होते हैं, सम्मान नहीं प्राप्त होता है। इव जिस प्रकार से निर्गंधा गंध से रहित सुगंध से रहित किंशुका पलाश के सुंदर फूल। राजा सुदर्शन अपने बालकों की शिक्षा को परम आवश्यक मानते हुए विचार करता है कि सुंदरता और नव युवावस्था से भरे हुए पुत्र और ऊंचे कुल में पैदा होकर रूप यौवन संपन्ना, सुंदरता और युवावस्था से भरे हुए और विशाल कुल संभवा ऊंचे कुल में पैदा होकर भी लेकिन शिक्षा से रहित विद्याहीना शिक्षा से रहित विद्या से रहित उसी प्रकार से शोभायमान नहीं होता जिस प्रकार से किंशुका कहते हैं पलाश के सुंदर फूल निर्गंधा सुगंध से रहित अच्छे नहीं माने जाते हैं। मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह बहुत सुंदर हो, युवक हो, ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो। यदि उसमें पहली 3 विशेषताएं भले ही भरपूर हो, यदि उसने शिक्षा प्राप्त नहीं की है तो समाज में उसका कोई सम्मान नहीं होता है, कोई उसका महत्व नहीं होता है, वह शोभायमान नहीं होता है। जैसे कि पलाश के फूल बहुत सुंदर रंग के होते हैं परंतु उसमें सुगंधी नहीं होती, अतः उसका समाज में कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता है। पलाश के फूल होते हैं जिसमें सुगंध नहीं होती है। मूर्खो अपि शोभते तावत् सभायां वस्त्र वेष्टितः तावत् च शोभते मूर्खो यावत् किंचित न भाषते। वस्त्र वेष्टितः सुंदर कपड़ों को धारण किए हुए मूर्खा अपि मूर्ख मनुष्य भी सभायाम सभा में विद्वानों की सभा में तावत शोभते तब तक शोभते सुंदर लगता है शोभायमान होता है च और मूर्ख मनुष्य तावत शोभते तभी तक सभी के बीच में सभी के समान उतना ही शोभायमान होता है यावत जब तक किंचित न भाषते वो कुछ नहीं बोलता है। अर्थात क्या कि सुंदर वस्त्र पहने हैं लेकिन वो चुप रहे तो सही है, अगर बोले तो पता लग जाता है कितना विद्वान है। राजा सुदर्शन अपने पुत्रों की अशिक्षा के विषय में चिंताग्रस्त होकर विचार करता है कि सुंदर कपड़ों को धारण किए हुए वस्त्र वेष्टित है, उसने सुंदर कपड़े धारण किए हुए हैं, लेकिन वो मूर्ख मनुष्य भी विद्वानों की सभा में भी सुशोभित होता है, परंतु मूर्ख मनुष्य तभी तक सभा में सुशोभित होता है जब तक वो कुछ बोलता नहीं है। किसी सभा या मानव समुदाय में यदि कोई मूर्ख व्यक्ति अच्छे कपड़ों को अच्छी तरह से पहन कर आता है उसका भी महत्व हो जाता है, सुंदर तो वो दिखने में लगता है, परंतु जब तक वह कुछ बोलता है तो उसकी अज्ञानता या मूर्खता का पता चल जाता है और उसका सम्मान नहीं होता है। तभी तक सही है जब तक वो कुछ बोलता नहीं है,
सुंदर कपड़े पहने हैं लेकिन विद्वानों की सभा में आया है, सुंदर लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है तो सबको पता लग जाता है कि ये मूर्ख है, बिल्कुल भी इसको ज्ञान नहीं है। तो उसे फिर सभी हे दृष्टि से देखते हैं। अपरंच पुस्तकेषु च न अधीतम गुरु सन्निधो न शोभते सभा मध्य जार गर्भ इव स्त्रियः। गुरु सन्निधो, गुरु के पास में जाकर, उसके पास बैठकर, न अधीतम, विद्या ग्रहण नहीं की है, पुस्तकेषु, पुस्तकों से भी, न अधीतम, विद्या ग्रहण नहीं की है, ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, स्त्रिया, वह मनुष्य किसी स्त्री के द्वारा जार गर्भ, पर पुरुष से उत्पन्न हुए के समान सभा मध्य, सभा के बीच में, न शोभते, शोभायमान नहीं होता है। पाटलिपुत्र का राजा सुदर्शन अपने अशिक्षित और मार्गगामी पुत्रों के विषय में व्याकुल होकर विचार करता है कि जिसने गुरुजनों के पास जाकर विद्या ग्रहण नहीं की है, गुरु सन्निधो न अधीतम, गुरुजनों के पास जाकर विद्या ग्रहण नहीं की है, न पुस्तकेषु, और न ही पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त किया है, वह किसी स्त्री के द्वारा पर पुरुष से उत्पन्न बालक के समान सभा के बीच में शोभायमान नहीं होता है। जिस प्रकार कोई स्त्री पर पुरुष के संसर्ग से संतान पैदा करती है, उस संतान को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसी प्रकार यदि कोई बालक शिक्षा प्राप्त करने न तो गुरुजनों के पास गया है और न ही पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया है, वह अशिक्षित, मूर्ख व अज्ञानी रह जाता है। उसका समाज में कोई महत्व नहीं रहता है, वह हीन समझा जाता है। राजा सोचता है मेरे शिक्षाहीन पुत्र भी इसी प्रकार समाज में तुच्छ समझे जाएंगे। एतच्च चिंतयित्वा स राजा पंडित सभाम कारितवान, और इस प्रकार विचार करके उस राजा सुदर्शन ने पंडित सभाम, विद्वानों की सभा बुलवाई। राजो उवाच, तब राजा ने कहा, भो भो पंडिता, हे विद्वानों, श्रूयताम अस्ति कश्चित देवम भूतो विद्वान यो मम पुत्राणाम, कि मेरी बात सुनो, क्या कश्चित कोई, कि इस प्रकार का कोई विद्वान है, यो मम पुत्राणाम, जो मेरे पुत्रों को, नित्यम उन्मार्गगामी नाम, जो नित्य ही बुरे मार्ग पर चलने वाले हैं, और तथा अनधिगत, शास्त्रों को न जानने वाले, ऐसे शास्त्राणाम इदानीम नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुम समर्था, ऐसे तथा शास्त्रों को न जानने वाले मेरे पुत्रों को इस दशा में नीति शास्त्र के उपदेशों के द्वारा पुनर्जन्म कारयितुम, पुनर्जन्म कराने में समर्थ हो, अर्थात मेरे पुत्रों को शिक्षित बनाकर मानो उन्हें नया जीवन प्रदान कर सकें। बताओ हे विद्वानों, बताओ ऐसा कोई विद्वान है तो मुझे बताओ। काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मारकतिम द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। कांचन संसर्गात्, स्वर्ग के, कांचन कहते हैं स्वर्ण के, सोना, सोने के साथ होने से, काचः, कांच का टुकड़ा, मारकतिम, मरकत मणि की, द्युतिम, उसकी शोभा को, धत्ते, प्राप्त कर लेता है, तथा उसी प्रकार सत्सन्निधानेन, सज्जनों की संगति करने से, उनका साथ करने से, उनके साथ रहने से, मूर्ख मनुष्य भी प्रवीणताम, योग्यता को, कुशलता को याति, प्राप्त कर लेता है। राजा सुदर्शन ने सोचा कि मेरे पुत्र अशिक्षित होकर भी विद्वानों की संगति से सुयोग्य हो सकते हैं, शिक्षित होकर भी विद्वानों की संगति से सुयोग्य हो सकते हैं। अतः राजा विद्वानों से कहता है कि जिस प्रकार से स्वर्ण के साथ होने से कांच का टुकड़ा भी मरकत मणि की शोभा को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार सज्जनों की संगति से मूर्ख मनुष्य भी कुशल हो जाता है। कहने का भाव है कि अलंकारों में जो आभूषण बनते हैं
उनमें सोने में कांच के टुकड़े लगाए जाते हैं। उनको कांच के ही टुकड़े कहा जाता है। हीरा है, वो मतलब पत्थर ही होते हैं, कांच के ही टुकड़े होते हैं। मोंगा है, हीरा है, मोंगा है, पन्ना है, इस तरह के जो टुकड़े लगाए जाते हैं वे टुकड़े सोने के साथ लगने से मरकत मणि के समान चमकते हैं। उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य भी यदि विद्वानों के साथ रहता है तो वह भी उनके गुण प्राप्त करके कुशल हो जाता है। अतः राजा ने कहा कि आप अपने साथ रहकर मेरे पुत्रों को विद्वान बना सकें।